नमस्कार दोस्तों, मैं बड़े भैया को फाउंडर विद्या मंदिर क्लासेस। हम एक टॉक शो सीरीज चला रहे हैं जिसमें जो बच्चे जेई के एस्पिरेंट होते हैं उनकी क्या क्या मतलब परेशानियां आती हैं। और जब इतना बड़ा कंट्री हमारा है, पॉपुलेशन में भी है और टैलेंटेड पॉपुलेशन में भी है, और कंपटीशन एग्ज़ाम डे बाय डे टफ होते जा रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस बढ़ रही है, तो उसमें क्या होता है, जो काम बहुत टफ हो जाता है, जर्नी बड़ी लंबी है, तो उसमें स्ट्रेटजी के बिना काम नहीं होता। अब विदाउट एनी स्ट्रेटजी तो बच्चे क्या करते हैं, गलती करना शुरू कर देते हैं। तो आज की टॉक शो में यही है कि भाई हम क्या गलती कर सकते हैं, गलती क्या नहीं करनी है, हमने क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, क्या डिसिप्लिन की कितनी इंपॉर्टेंस है, डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचना है, तो उस पे हमारी टॉक शो चल रही है। तो उसके लिए मेरे साथ हैं हमारे मनमोहन भैया, जिनको हम सब प्यार से मुन्ना भैया कहते हैं, जो मैथमेटिक्स के साथ हैं और विद्या मंदिर के बैच के पहले स्टूडेंट हैं। तो उनको भी मैं साथ में लेके आया हूँ क्योंकि यंग है वो, मैं थोड़ा पुराने टाइप का आदमी हूँ, तो शायद उनकी बात आपको ज़्यादा क्लिक करेगी, टच करेगी। तो 40 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस मेरा है, 30 ईयर का मुन्ना भैया का है, तो 70 ईयर एक्सपीरियंस की आज टॉक है। तो मुन्ना भैया मैं वेलकम करता हूँ। यंग भैया ने कहा है, रिलेटिवली यंग है, वैसे तो एज है लेकिन रिलेटिवली यंग है भैया से। चलो, तो थैंक यू भैया फॉर आपका बी पार्ट ऑफ दिस, मेकिंग यू पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन। तो मैं सोचा है कि सबसे पहले हम जो शुरू करेंगे, जो बच्चों का सबसे बड़ा क्वेश्चन है ना, वैसे 6 महीने हो गए हैं, बात को समझ आ रही। हमने भी अपने जो स्टूडेंट हैं जो एनरोल्ड थे उनके लिए हमने एक बार शुरू किया था, हमने वेबिनार भी करते हैं रात वगैरह को। सबसे पहला क्वेश्चन ये बता दो, बच्चे को कितने घंटे पढ़ना चाहिए? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत और कॉमन इसको क्वेश्चन है। समझा देना कि क्यों मैं इतने हर घंटे दूसरी पढ़ना तीसरी चाहिए। क्लास में मैं रिपीट भी करता हूँ, लेकिन मैं दोबारा बात कर लेते हैं कितना क्यों पढ़ना पढ़ना चाहिए। चाहिए, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये अच्छा बहुत डिटेल ज़रूरी में है। समझा दो। तो मेरा फॉर्मूला जो मतलब मैं स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि किस तरह से कितने नंबर ऑफ आवर्स कैसे डिसाइड करना है। तो आप ऐसे मत देखो कि कितने घंटे पढ़ना है, ऐसे निकालो कितने घंटे नहीं पढ़ना, क्योंकि हमारा प्राइमरी काम तो क्यों इतना कंपटीशन है और हमें अपना बेस्ट देना है, जो कुछ है सब कुछ इन्वेस्ट करना है। तो हम ये देखें कि कितना टाइम हमें चाहिए जब हम पढ़ाई ना करें। हमेशा ही पढ़ाई करनी है क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट आप लाइफ का फेज से इसके लिए काम ही नहीं है कोई। या तो देखो जनरली नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्लीप है वो 7 आवर्स इज़ अ वेरी वेरी डिसेंट टाइम। अगर 8 या 9 घंटे सो रहे हैं तो ज़्यादा है, उससे उतना टाइम नहीं है आपके पास सोने के लिए। बिल्कुल। और बच्चे के टॉप पता है क्या कहते हैं कि सपने ऊंचे हो ना तो नींद 6 घंटे में ही पूरी हो जाती है। 6 घंटे पूरी हो जाती है, लेकिन ठीक है अगर किसी की नींद ज़्यादा होती है, बॉडी पे स्ट्रेस पड़ रहा है, तो 7 शुड बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स यू हैव टू यू कैन स्लीप। उसमें अगर आप दिन में भी रेस्ट लेना चाहते हो 1 घंटे, तो वो रात के फिर 6 घंटे हो गए। पावर नैप ले लिया आपने 1 घंटा, आधा घंटा या 2 घंटे, जनरली तो पॉसिबल नहीं होता, कोचिंग की क्लासेस होती हैं। पावर नैप हाफ एन आवर लेके आप कर सकते हो, लेकिन टोटल स्लीप आवर 7 होने चाहिए। फिर आपके कुछ घंटे दिन के जाएंगे, बेशक वो स्कूल डे है या नॉन स्कूल डे है, जिसमें आपने खाना, नहाना, धोना, पीना, डेली जो या तो उसमें 3 घंटे मान लो आप 3 घंटे जा रहे हैं, वो भी प्लेंटी ऑफ टाइम है, बट मान लिया कि भी 3 मील हैं और फिर अपने जो बाकी रेगुलर एक्टिविटीज़ करनी है, तो 3 घंटे उसके निकल गए, 10 घंटे निकल गए। फिर रह गया कुछ, तो हमें ब्रेन को अपने रेस्ट देना है, कुछ रिक्रिएशन चाहिए, कुछ एक फन पार्ट भी चाहिए करना है बेसिकली। हाँ या तो वो मतलब आप 2 घंटे मान सकते हो, 2 घंटे लो। अगर वीकेंड है, अगर स्कूल नहीं जा रहे हो, तो आपका स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो रूटीन ये होगा कि 7 घंटे सोना, 3 घंटे डे टू डे एक्टिविटीज़ और 2 घंटे आप रिक्रिएशनल रख सकते हो, जिसमें आपको म्यूजिक सुनना है, आपको टीवी देखना है या सोशल मीडिया। 7 सोने को दे दिए, 5 दे दिए पर्सनल समझ लो, 12 आवर बच गए भैया। हाँ, और मतलब काफ़ी है ये 12 आवर आपके पढ़ाई के लिए भी काफ़ी है और पढ़ाई नहीं भी कर रहे हो उसके लिए भी काफ़ी है। डिवीजन इक्वल डिवीजन है। तो 12 घंटे जो पढ़ाई करने हैं उसके अंदर आपका, जैसे कोई कोचिंग की क्लास है, जैसे वीएमसी की क्लास है, या जिस कोचिंग में भी पढ़ रहे हैं उसकी क्लास है आपकी, और फिर आपका स्कूल का होमवर्क भी हो सकता है थोड़ा। बाकी जो कोचिंग है उसका तो होमवर्क मेन है जो आपने करना है। तो सारा टाइम मिला के कोचिंग की क्लास, आपका स्कूल का होमवर्क जो कि मिनिमम टाइम लगाना है उसके ऊपर आपने, और फिर आपका कोचिंग का होमवर्क, सेल्फ स्टडी जिसे हम कहते हैं, सेल्फ स्टडी करना है, तो वो 12 घंटे आपने प्लान करना है अपना पूरा। फिर जो वीकडे है जिसमें आपको स्कूल भी जा रहे हो, मैं स्कूल डे बोलूँगा क्योंकि हर बच्चे 5 दिन स्कूल के बने भी जाते हैं, तो उनके लिए तो जो स्कूल नहीं जा रहे हैं तो सेम रूटीन फॉलो करना है। लेकिन अगर आपका वीकडे है जिसमें आपको स्कूल से मे बी 2:30 या 3 o'clock आप वापस आते हो, फिर आपने कुछ उस दिन भी कोचिंग होती है, उस दिन भी कोचिंग क्लास भी हो सकती है उस दिन। तो अगर कोचिंग क्लास नहीं है तो आप समझो कि आपके पास 11 बजे तक अगर आप सो रहे हैं और 3 बजे आप हैं, तो आपके ऑलमोस्ट 8 घंटे हो गए आपके पास, 8 घंटे हैं।
तो 8 घंटे के अंदर आप एक मान के चलो कि मतलब मे बी 90 मिनट्स अपना वो डेली रूटीन वर्क के लिए रख सकते हो और 1 घंटा रिक्रिएशन रख लो, तो 2.5 घंटे अगर हम निकाल देते हैं 8 में तो 5.5 घंटे फिर भी बचते हैं। 5.5 आवर हम कहते हैं कि जरूर आपका आउटपुट आना चाहिए स्कूल जाने के बाद जिस दिन भी स्कूल जा रहे हो और कोचिंग क्लास नहीं है आपकी, तो उस दिन आपका 5.5 आवर मिनिमम तो निकालना ही है आपने। 6 घंटे तक भी अगर स्ट्रेच कर सकते हो तो 6 घंटे भी आप कर लो। मैं उसके ऊपर जाना मुश्किल हो जाता है। जाएगा। स्कूल से बच्चा 3 बजे तक आया, हाँ अब 3:30-4 बजे तक कोचिंग शुरू होगा, राइट। तो 8 बजे कोचिंग नहीं है उस दिन की बात करिए, कोचिंग नहीं है तो उस दिन आप अब वो ये थर्ड डायमेंशन हो गया। जिस दिन स्कूल है कोचिंग है, तो हम तो ये बता रहे हैं कि उस दिन इतना कर लो जो क्लास कोचिंग में हुई है ना उसी को रिवाइज कर लो। उससे टाइम नहीं मिल पाएगा उससे नहीं मिल पाएगा। अगर वो रिवाइज कर लोगे तो फिर मतलब वो दिमाग में रह जाएगा अगले दिन उसको, मतलब फर्स्ट लेवल ऑफ रिवीजन हो जाए कि मान लो 4 बजे कोचिंग क्लास होती है। तो हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। समरी बनाऊं कि जिस दिन स्कूल नहीं है कोचिंग में नहीं है वो 12 घंटे आपने कर दिया, आपको पढ़ाई वढ़ाई पे लगाने हैं ज़्यादा। राइट। और जिस दिन आपका स्कूल है कोचिंग नहीं है उस दिन हम 5.5 घंटे लगाने हैं। और जिस दिन स्कूल भी है कोचिंग भी है उस दिन आपको जो है मतलब 2 से 2.5 घंटे तो जरूर लगाने हैं। उस दिन सिर्फ ये कर लो जो क्लासेस हुई है कोचिंग के अंदर उसी को रिवाइज कर लो, तो यू आर इन। तो उस दिन ज़्यादा रिक्रिएशन का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि 4 बजे से आपने कोचिंग करी, उससे पहले स्कूल से आए, खाना वाना खाया, 4 बजे क्लास करी, 4 से 8 क्लास होती है, फिर अपना डिनर करोगे आप 8 से 9 मान लो, तो 9 से 11 आपको 2 घंटे मिल जाते हैं और उसमें कोई हैवी चीज़ नहीं उठा सकते। तो बेस्ट रहता है, जैसे भैया ने बोला कि आप अपने जो रिविजन है जो भी आपने 4 घंटे पढ़ा है, हालांकि 4 घंटे में सारा रिवाइज नहीं भी हो पाएगा, लेकिन 2 घंटे उसी को रिवाइज करने में लगाओ। शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। हाँ शॉर्ट नोट्स बना लो, जितना ही पढ़ रहे हो दिमाग में होती है। बिल्कुल एग्जैक्टली में होती है, कभी भी सारा लिख नहीं पाते, कम से कम नोट्स को रीड करोगे, जो चीज मिस हो गया कलर पेंसिल कर लो। देखो ये जो टेक्निक बता रहे हैं मुन्ना भैया अपनी भी बता रहे हैं, मैंने भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे किया, शामल भैया ने किया, संदीप भी मुन्ना भैया के साथ का था हमारा जो मतलब कज़न ब्रदर है। तो ये और जो सक्सेसफुल स्टूडेंट है वो ये तो फॉलो करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक है, तो अब ये जो चीज़ बनी है तुमने ये बता दिया, अब ये बताओ कि मतलब जो इसमें या तो तुम जो डे प्लान तो बता दिया हमने जो है, अब ये एक्चुअल में जो घर पढ़ रहे हैं 12 घंटे, खास तौर से वो 2 दिन बड़े क्रूशियल, 2 दिन तो आजकल 5 डेज स्कूल होता है, उसमें सेल्फ स्टडी का स्टाइल क्या होना चाहिए? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोग सेल्फ स्टडी नहीं करते। हम तो यहाँ तक कह रहे हैं जिस दिन स्कूल है कोचिंग है उसको भी 2 घंटे जाके रिवाइज करना है, तो इस सेल्फ स्टडी के बारे में दे दो। लोगों को लगता है इसे बकवास नहीं, ये देखो ये बहुत सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट से करते हैं, सोचते हैं कोचिंग ज्वाइन कर ली, अच्छी कोचिंग ज्वाइन कर ली, अच्छे टीचर पढ़ा रहे हैं तो उनका मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट डन हो गया। बिल्कुल गलतफहमी है, क्योंकि टीचर का काम है वो कॉन्सेप्ट को समझाएगा आपको, बहुत उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। करने जा रहे हैं मुन्ना भैया, होता हमारे टीचर भी नाराज हो जाए। व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर? नहीं, टीचर का रोल यही है, देखो कि कॉन्सेप्ट समझाने हैं, राइट? जो भी उसमें मैथ है तो वही कराते हैं टीचर मुन्ना, बिल्कुल किसी भी स्टूडेंट में कराते हैं, अपना दिल से पढ़ाते हैं। तो अपने कॉन्सेप्ट समझा दिए, जैसे मैथ में सारे फॉर्मूलाज हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक ट्रिक्स हैं, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो मॉड्यूल वगैरह में, वो सॉल्व करा दिए, तो आपको एक टॉपिक का पूरा डाउनलोड आपके माइंड में हो गया। सेम ये केमिस्ट्री में चलता है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तो बहुत ही कंसेप्चुअल सब्जेक्ट ही है, राइट। लेकिन जब एग्जाम में इवेंचुअली आपको रैंक स्कोर करना है, मार्क्स लेने हैं, तो वो तो प्रॉब्लम सॉल्विंग करके आएगा, वहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तो आते नहीं है, कॉन्सेप्ट यूज होते हैं प्रॉब्लम के अंदर। हम जो बातचीत कर रहे हैं कोई वाइवा थोड़ी ना ले लेगा टीचर। बिल्कुल, और टीचर जितने क्वेश्चन क्लास में सॉल्व कराता है वो तो मतलब आपको डिफरेंट ट्रिक्स एक्सपोजर कराता है, लेकिन असली लर्निंग तब होती है जब आप सेल्फ स्टडी करते हो। तो इफ आई हैव टू डिवाइड टाइम बिटवीन ये रोल ऑफ टीचर एंड रोल ऑफ अ स्टूडेंट while he or she is doing self study, it should be 80:20. 20% रोल है टीचर का आपके प्रिपरेशन में। तुमने एकदम 20% कर दिया। हाँ, 15-20 से % नहीं है, उसका काम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट समझने की वैल्यू सिर्फ 15-20% है, इसलिए मैं 15-20% कह रहा हूँ कि 20% बेटे जो है 20-25 वो कॉन्सेप्ट समझने की है। बिल्कुल, नो रेस्ट ऑफ द चीज है स्टूडेंट का एफर्ट है, उसके बारे में दो इंपॉर्टेंट बहुत है 20%। ये कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आएंगे आपको तो क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे, वही बनेगी ना, फाउंडेशन वही है। तो बाकी 80% सेल्फ स्टडी करनी है, वो है। अब सेल्फ स्टडी में आप जैसे मान लो 12 घंटे में भैया ने पूछा कि कैसे सेल्फ स्टडी करोगे, तो देखो जिस दिन आपके 12 घंटे हैं वहाँ पे आप तीनों टॉपिक टच कर सकते हो, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। जिस दिन आपके पास 5.5 घंटे हैं जो हमने बात करी अभी, उसमें 2 टॉपिक टच कर सकते हो। हमेशा 2 सब्जेक्ट ही कहते हैं। ये जो जैसे 12 घंटे काफ़ी टाइम होता है, 12 घंटे तो वैरायटी भी चाहिए, क्योंकि दिमाग थक जाता है एक टॉपिक को अगर बहुत ज़्यादा, मतलब एक टॉपिक एक सब्जेक्ट को ही अगर ज़्यादा पढ़ते हैं तो वो आपकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, स्विचिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो तीनों टॉपिक का अपना पहले देख लो, और उसमें जनरली क्या होता है देखो आप, मतलब जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ है, एक आपने जो लेक्चर हफ्ते में हुए हैं उनको रिवाइज करना है। रिवीजन में भी फर्स्ट रिवीजन है, सेकंड रिवीजन है, थर्ड रिवीजन है, 3 बार रिवाइज करना होता है। 3 बार, यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि
कॉन्सेप्ट्स समझ लिए उससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट्स को याद रखना है तभी क्वेश्चन में यूज़ कर पाओगे। और एक बारी में जिस तरह के कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं एक बार में नहीं होता, 3 बार आपको करने पड़ते हैं। टॉपर करते हैं जो बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो बल्कि अजीब सी आयरनी है दोस्तों, जो बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है ना, वही सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है। तो शायद वो अगर उसकी अपनी 100 में से 80 करता तो भी काम बन हाँ। जाता। अब जो बच्चा मतलब थोड़ा सा नीचे है, उसको तो एफर्ट ज़्यादा एफर्ट मारना करनी पड़ेगा। पड़ेगी। उल्टा है, जो इंटेलिजेंट बच्चे ज़्यादा एफर्ट मारते हैं। उल्टा हो रहा है तो इसलिए डिफरेंस क्रिएट होता है नंबर के, देखते नहीं हम जो बिल्कुल। कितने जो ग्राफ वगैरह बनाते हैं, कितना डिफरेंस आ जाता है। तो आपका एक तो हो गया, आपने थ्योरी रिवाइज करनी, एक्टिविटी हो सकती है जो आप मान ले 4 घंटे मान लिया, इक्वली रफ आइडिया, डिफरेंट भी हो सकता है फॉर्मूला, 4 घंटे मैथ, 4 घंटे फिजिक्स, 4 घंटे केमिस्ट्री, या 2 घंटे स्कूल का होमवर्क है तो 10 घंटे हो गए, डिवाइड कर लिया बिटवीन 3 सब्जेक्ट। अब उसमें एक्टिविटी पहले ही प्लान करो कि मैं रिवीजन करूंगा इस टॉपिक के जो लास्ट हफ्ते पढ़ाया गया था, या मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा हूँ, जो मुझे टॉपिक कवर हुआ है उसके जो वर्क बुक है या जो भी आपकी असाइनमेंट्स हैं उनको मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ। उसमें भी ये प्लान करो कि फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहा हूँ या सेकंड कर रहा हूँ। तो पढ़ाई सेल्फ स्टडी में आपका जो पूरा प्लान है, जिसको आप मतलब स्टडी प्लान कह दो या अपना स्टडी कैलेंडर बोल दो आप, वो पहले से ही आप मॉर्निंग में बना लिया आपने, या पहले 2 दिन पहले ही बना सकते हो। तो मॉर्निंग पहले उसको फाइनलाइज करो, अगर 12 घंटे के टाइम को कैसे डिवाइड करोगे, और जब सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट में फिर वो टॉपिक क्या करोगे उसके अंदर, और टॉपिक में कौन सी एक्टिविटी करोगे, तो आपका आउटपुट ज़्यादा आएगा अगर आपकी प्लानिंग बेटर होगी 12 घंटे की। और फिर जब भी थोड़ा टाइम ट्रैक करके, या मैथ का टाइम खत्म हो गया, फिजिक्स शुरू हो रहा है, यानी कि फ्लो में मतलब प्लानिंग के हिसाब से ही चलना है। प्लानिंग को अगर आप डिस्टर्ब करोगे तो प्लानिंग फॉलो करने की आदत ही नहीं बनेगी। और जो प्लान वे में पढ़ाई करते हैं वो ज़्यादा बेटर आउटपुट आता है उनका, इनफैक्ट उनकी इंटेलिजेंस कम भी होती है। राइट। मैं एक बात बता रहा हूँ मेरे दोस्तों, ये जो अभी मुन्ना भैया ने बात बोली है ना, इसको रिवर्स करके सुन लो, पेन लेके बैठ जाओ कि किस तरह से डे प्लान करने की बात है, क्योंकि यही सक्सेस का मंत्र है। स्ट्रेटेजी का पर्पज ये है। तैयारी तो आईआईटी की 14-15 लाख लोग दे रहे हैं, लेकिन आईआईटी में तो क्या होता है, 5000 लोग 5000 रैंक तक तो आते हैं। तो इसलिए ये बात जो है ना, ये एक बार अच्छे से नोट कर लेना। ये मतलब मेरे ख्याल से क्लैरिटी है वह किस तरह से करना है। अब एक चीज़ और बता दो, जैसे कि मैथ्स लोगों का वीक रहता है, मैं तो अपना वीक था मैथ्स तारा, ठीक है ना, तो लोग क्या करते हैं, मैथ्स पे ज़्यादा टाइम लगाते हैं। तो बताओ, तीनों सब्जेक्ट की वेटेज इंपॉर्टेंट नहीं है क्या पढ़ाई के टाइम? नहीं, देखो वो उसमें थोड़ा ये रहता है कि जो हर स्टूडेंट का कोई सब्जेक्ट स्ट्रांग होता है और कोई सब्जेक्ट वीक होता है। बहुत कम होते हैं, तीनों बैलेंस है, वो बहुत सी बात है। अगर तीनों में बैलेंस नंबर आ रहे हैं तो आपकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल 1-2% ही है। हाँ, तो अब ये जरूर करना है कि जिस टॉपिक में आपके नंबर कम आ रहे हैं, जैसे बहुत मैंने देखा है कि कुछ स्टूडेंट्स को मैथ और फिजिक्स में तो मजा आ रहा होता है, ऐसे एक अच्छा चंक ऑफ स्टूडेंट्स है हमारे दुखती रंग में केमिस्ट्री का सिलेबस भी ज़्यादा है और केमिस्ट्री उनको पढ़ने में मन भी नहीं कर रहा होता, और याद ही करनी पड़ती है, याद ही कर, तो वो उसको इग्नोर करते रहते हैं और उसके नंबर कम आते रहते हैं। और वेराज केमिस्ट्री इज अ स्कोर बिल्डर सब्जेक्ट। केमिस्ट्री जो भी अच्छा रैंक लेते हैं उनमें सबके अच्छे नंबर होते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री ने हेल्प करा उनको नंबर लेने में, इसके मतलब जिनका 100 में रैंक आ रहा है ना, वो बच्चे ना केमिस्ट्री में 120 में से 105 110 के आसपास होते हैं। बिल्कुल, तो केमिस्ट्री हेल्प कर रहा है ये उनको। मतलब नहीं मैथ्स में 30 नंबर आ जाएंगे, रैंक आ जाएगा, तो वो सब्जेक्ट स्कोरिंग है ना। अगर मैथ में नंबर कम आ रहे हैं तो मैथ में अपना 33% को बढ़ा के आप 40% टाइम लगाओ। एग्जैक्टली मैं ये कहता हूँ, मैथ्स तुम्हारा वीक है ना, 40 मैथ्स कर लो, 30 केमिस्ट्री, 30 फिजिक्स कर लो। तो मतलब पता है कि इसे मान लो आपने कोई मॉक टेस्ट दिया अभी, उसमें किसी सब्जेक्ट में नंबर कम आए और बाकी दोनों में भी मान लेते हैं अगर मिनिमम एंड देन सेकंड बेस्ट एंड थर्ड बेस्ट, तो टाइम को अगले मॉक टेस्ट तक इस तरह से स्प्लिट करो कि ज्यादा टाइम जाएगा इस पे नंबर कम आए। जिसमें नंबर आ गए हैं तो कोई बात नहीं, उसमें थोड़ा कम टाइम दे दो, हो सकता है उस बार अगले में उसमें नंबर कम हो जाए। लेकिन क्या होता है कि एक सब्जेक्ट में अगर बार बार आपके नंबर कम आते हैं ना, तो आप वो इग्नोर करना शुरू कर देते हो, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है आपका, कि खत्म हो जाता है, उससे रिपल्शन सी हो जाती है बिल्कुल कि इसमें तो नंबर अब आएंगे नहीं, ये बन जाता है। तो उसको उस फीलिंग को कवर अप करने के लिए ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी, फोकस, डिटर्मिनेशन, गोल सेटिंग, कि मुझे इस सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर लेने ही हैं अगली बार। वो बेशक केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ है, ज़्यादा टाइम, ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा फोकस उस सब्जेक्ट को ऊपर लाना है। तो ये स्टूडेंट थोड़ा कर सकता है, लेकिन एक और बच्चे की प्रॉब्लम आती है ना, मुझे ना सिर्फ इस टॉपिक में मजा आता है, अब तो सब्जेक्ट छोड़ो, उसी के क्वेश्चन कर रहे हैं, मुझे मैथ से मजा आ रहा है, उसी के क्वेश्चन कर रहे हैं, ये मजा जो है ना, तो आपको लेना पड़ेगा इक्वली तीनों सब्जेक्ट के अंदर। तो मजा तो ठीक है, मजा आना चाहिए, जरूरी है, लेकिन बताता था पहले भी, मजा जो होता है उस सब्जेक्ट में नहीं होता, मजा जो होता है हमारे अंदर होता है। अब जीभ है हमारी, इसमें टेस्ट बड है, इसमें मीठा टेस्ट भी है, कड़वा टेस्ट भी है। अब इसके अंदर मान लो
मैं मीठे का टेस्ट बड निकाल दूँ डॉक्टर सर्जरी करा के। अब तुम्हें आइसक्रीम कितनी अच्छी लग रही है, मुझे तो फीकी लग रही है, तो इसका मतलब टेस्ट जो है वो हमारे अंदर है। अगर हमारे मेरे प्यारे बच्चों जो एंजॉय करने की एबिलिटी है वो इंसान के अंदर होती है। मुझे लगता है जिस आदमी को एक चीज़ में मजा, सब में मजा आता है। यार हम ना फुटबॉल खेलते थे, याद है हम फुटबॉल खेलते थे जब फर्स्ट बैच था, हंसराज स्कूल से मैच होते थे, फुटबॉल में उतनी इंडस्ट्री से खेलते थे, हम भी खेलते थे, मैं शामुन भैया भी, ठीक है ना। तो जिस एक बार आदमी के अपने सारी एलिमेंट को एक्टिवेट कर ले तो फिजिक्स में भी उतना मजा आएगा, केमिस्ट्री में उतना आएगा, मैथ्स में। हाँ, किसी का ज़्यादा मैथमेटिकल माइंड हो जाता है, थोड़ा एक्स के बदले एक्स प्लस वाई हो जाएगा, लेकिन ये नहीं हो सकता कि केमिस्ट्री में तो बिल्कुल मजा नहीं आता जी। कुछ बच्चे कहते हैं फिजिक्स में बिल्कुल मजा नहीं आता, मैथ्स तो बिल्कुल करूँगा ही नहीं। तो भाई मजा भी ये नहीं तो नहीं आता, चलेगा ना। मेडिसिन भी तो खाते हैं, कड़वी लगती है या करते हैं, ये खानी बेस्ट पड़ती है। है ठीक होने के लिए। तो सब्जेक्ट में मजा भी नहीं आ रहा तो अपने को पुश करना पड़ेगा ना, कोई टारगेट सेट कर लो, गोल सेट कर लो, नंबर लेने हैं। अब ये ऑब्वियसली नहीं हंसते बच्चे, को डिसीजन हो चुका है, हो 6 चुका है, महीने ये हो नहीं चुका है है, इट इज नो रिटर्निंग बैक नाउ, बिल्कुल, यू हैव टू exactly. मूव अहेड। Yeah. तो आपको मतलब एफर्ट लगाना, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि तीनों सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना होता है। केमिस्ट्री है, मुन्ना भैया कह रहे हैं हम फोकस करते हैं, देखो मैंने नहीं बोला, मुन्ना भैया ने बोला मैथ्स के रिजल्ट हो गए। मैं बता दूं आपको, अब तेरे को याद होगा बेटा कि सबसे ज्यादा नंबर तुम्हारे केमिस्ट्री और फिजिक्स में थे। कई बार आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट जो है ना वो धोखा दे जाता है। आप समझने की कोशिश करो, संदीप भैया का फेवरेट सब्जेक्ट धोखा नहीं दिया मैथ्स में, मुन्ना भैया का अगर मैथ्स का अच्छा हो जाता, और तो छोड़ो, जब आपको शायद मालूम नहीं होगा, जब मुन्ना भैया पढ़ा स्टूडेंट थे, शाम में मैथ्स पढ़ाते थे आईआईटी में, वो मैथ्स के फिजिक्स मेरा ज्यादा थोड़ा खराब हुआ था मैथ्स से। फिजिक्स आई रिमेंबर लेकिन मैथ्स में जो उस साल का सबसे इजी पेपर आया था तो शायद हाँ, कुछ 70-80 आते थे, याद है, लिमिट का क्वेश्चन आंसर गलत हो गया था। तो शामन भैया भी याद बताते होंगे तुम्हें कि मेरा ही मैथ्स का पेपर सबसे खराब हुआ था, उनका फिर भी 100 में आ गया, तुम्हारा 199 रह गया। तो इसका मतलब है कि आपको तीनों सब्जेक्ट को इक्वल फोकस देना पड़ेगा। हो सकता है कि आपका बेस्ट सब्जेक्ट धोखा दे, मेरा केमिस्ट्री बेस्ट है तो केमिस्ट्री मेरा धोखा नहीं दिया, लेकिन दे सकता। अगर मेरा बेस्ट बिल्कुल ही बेकार है और केमिस्ट्री धोखा देगा, फिर तो मैं रैंक नहीं आ सकता ना मेरा। केमिस्ट्री तो ये बहुत जरूरी बात करिए, तीनों सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंस देनी है। कुछ और मैथ्स में जो प्रॉब्लम आती है ना स्टूडेंट्स को, वो उसका उनका इंटरेस्ट कम हो जाता है कि नंबर नहीं आते हैं। हमने पढ़ाई करी है, एग्जाम में क्वेश्चन निकले नहीं, सक्सेस को पढ़ाई लग रही है। केमिस्ट्री में तो पढ़ाई करोगे तो नंबर आ ही जाते हैं, फिजिक्स में भी आ जाते हैं अगर ढंग सीरियसली पढ़ाई करिए। लेकिन मैथ है जो मतलब जो धोखा दे सकता है। लोग सोचते हैं मैथमेटिक्स के नंबर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एफर्ट। उसका प्राइमरी रीजन यही है, प्राइमरी रीजन कह रहा हूँ यही है कि आप जो आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग करी है वर्क बुक में से, या टीचर ने क्लास में कराई है, वैसे मॉडल के क्वेश्चन कराए हैं, या PYQ सेक्शन किया है, उन आइडियाज़ को आप एग्ज़ाम में नहीं रिकॉल कर पा रहे हो क्योंकि आपने उन आइडियाज़ को रिटेन नहीं करा। ये चीज़ मैं हर बार क्लास में मेंशन करता हूँ कि यही रीज़न है कि आप एग्ज़ाम में नहीं कर पा रहे हैं। और टाइम, या तो टाइम कम पड़ गया, कुछ क्वेश्चन नहीं कर पाए, लेकिन बहुत आप सोच नहीं पाए हैं। ऐसे रिवीजन क्लास होती है हमारी BMC में, रिवीजन क्लास में वो कॉन्सेप्ट रिवाइज कराए जाते हैं जिन पे कई बार पेपर में क्वेश्चन है, तो उसके बावजूद भी आप उन क्वेश्चन को, उन आइडियाज़ को नहीं लगा पाए हैं, तो आपका जो स्टाइल ऑफ लर्निंग है वो उसमें मेजर फॉल्ट है। मैं बताऊं रिटर्न क्यों नहीं कर पा रहे। अभी कल बच्चों से बात करके नंबर कब दे इकट्ठे करके रिपीट करके करना पड़ता है। हाँ, रिपीट करना पड़ता है 3 टाइम्स फॉर्मूला, जो 3 टाइम्स फॉर्मूला है। बेशक वो थ्योरी के नोट्स हैं या प्रॉब्लम्स में जो नए आइडियाज़ हैं उनको रिवाइज करना, वो 3 टाइम्स रूल फॉलो करो। और बता, ये तो बड़ा आसान है, नंबर नहीं आ रहे, मन नहीं कर रहा पढ़ने का, ये सब नहीं चलेगा जेई के अंदर। तुम्हें मतलब को भवन में चले गए, नंबर नहीं आते, वो नहीं चलेगा। यू हैव टू, चला ठीक है खराब हो गया, एक दिन परेशान हो, तो अगले फिर कम बैक टू द स्ट्रैटेजी। क्या एनालाइज करो कि क्या मैथ में क्यों नंबर नहीं आ रहा। भैया ने मैथ स्पेसिफिक पूछा है तो मैथ की बोल रहा हूँ, तो मेरे क्यों आइडिया मैं सोच नहीं पाया हूँ। सोल्यूशन देखे कि ये क्वेश्चन, ये आइडिया था, मैंने बिल्कुल ऐसा नया आइडिया, नई ट्रिक है नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम तो करी होती है, आधे क्वेश्चन से ज़्यादा में तो पहले ट्रिक करी होती है, तो मैं क्यों नहीं सोच पाया। तो आप देखोगे रीज़न वही निकल रहा होगा, या तो अपना बैकलॉग होगा, टॉपिक पढ़ा ही नहीं है। अगर अपना बैकलॉग नहीं हुआ तो वो आइडिया आप रिटेन नहीं कर पाए क्योंकि मल्टीपल टाइम्स नहीं करा आपने। वो नोट्स हम बोलते हैं कि वो, मैंने कहा था कि जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अंदर भी आपको रिजल्ट का नोट बना के रखना चाहिए। अरे यार जो भी है तुम्हारे, अभी ये क्या इनका परमुटेशन कॉम्बिनेशन चल रहा होगा लोगों का, सीक्वेंस सीरीज है, बाइनोमियल है, तो इसके अंदर एक शॉर्ट नोट तो बनानी पड़ेगी ना, क्या क्या रिजल्ट है। भाई आप जैसे इलस्ट्रेशन कराते हैं, क्वेश्चन क्लास में कराते होंगे, ठीक है, तो वो कुछ होता है ना, ये टाइप का क्वेश्चन, ये टाइप का क्वेश्चन, ये टाइप का, तो वो अगर उसकी एक समरी बना ले मैथ्स के अंदर भी, तो फिर वो तो उससे हेल्प मिलती है क्योंकि आपका नहीं लिखोगे ना यार, दिमाग में नहीं आता, एंग्रेव करना पड़ता है। हर क्लास के अगर 20-25 पेज के नोट्स हैं और बाद में अभी रिवाइज करना पड़ेगा, फिर 12th में जाके फिर रिवाइज करना पड़ेगा 11th का सिलेबस, तो अब वो 18 पेज पढ़ोगे दोबारा, वर्सेस आप मतलब एक पे 18 पेज में से 2 पेज की मान लो समरी बना ली, 1 पेज की 2 पेज की, तो टाइम कितना कम होगा, खुद कैलकुलेट कर लो। 2 पेज में बन जाता है आपको एक क्लास के अंदर। मेनली तो फॉर्मूले ही लिखने होते हैं, या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फॉर्मूले पे बेस्ड हैं उनके नंबर लिख लिए, जहाँ भी वो मॉड्यूल में वर्कबुक में जो टीचर ने कराए हैं, पूरा क्वेश्चन कॉपी नहीं किया,
तो उनका नंबर नोट कर लिया। अब सारा जो खेल होता है ना, बच्चों को जो नंबर कम आ रहे होते हैं, हम्म। ये बच्चे नहीं देखते होंगे। मैंने एक विद्या मंदिर के पिछले 2-3 टेस्टों का डाटा मंगाया। डाटा में क्या मंगाया कि भाई किस सब्जेक्ट में पूरे स्टूडेंट ने ओवरऑल विद्या मंदिर में मतलब कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। तो मैं इंटरेस्टिंग डाटा बता रहा हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ। पहली बार मैंने मैथ्स के लोगों को बताया था। तो ज़्यादातर मैंने देखा जिन बच्चों के नंबर कम थे, यानी जिनके 40% से कम नंबर थे, तो उनका सबसे कम अटेम्प्ट जो मैथ्स में था। और जो डर गया सो मर गया, फिल्म में डालो। उसके देखो दो रीज़न है। एक तो ये है कि बच्चे अगर पेपर करना शुरू करते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट पहले केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, वो तो जल्दी फिर फिजिक्स में करते हैं, फिर मैथ एडवाइस करते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट पेपर पे नहीं होती उनकी। मैथ में हालांकि हम कहते हैं 70 से 75 मिनट्स लगाने पड़ते हैं। 75 तो ज़्यादा टाइम चाहिए होता है केमिस्ट्री। जोर से बोलता हूँ मैं, तो 75 मिनट्स में उन्होंने वो पक्का उन्होंने अटेम्प्ट इसलिए कम हो रहा है, और मैथ में 40-50 मिनट्स छोड़े उन्होंने लास्ट में, या उससे भी कम। टाइम प्रॉपर नहीं दिया या कुछ क्वेश्चनों में अटक गए, उन्हीं के पीछे पड़े रहे करने में, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है, पढ़ाई कम करिए। दूसरा पढ़ाई कम करने का रीज़न है कि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिस चाहिए आपको। प्रैक्टिस जब भी मतलब मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस या ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चाहिए, और वो टाइम जिसके पास कम होता है वो अपनी वर्कबुक कर ही नहीं पाता वो। और वर्कबुक नहीं करोगे मैथ्स में तो एग्जाम में नंबर ले ही नहीं सकते आप। कोई बच्चा है जो पढ़ाई नहीं कर रहा तो टाइम ही नहीं पढ़ाई नहीं कर रहा, क्योंकि मैथ्स में टाइम चाहिए होता है। 2-3 बार क्वेश्चन कर रहे हैं, कह रहे हैं टाइम कहाँ से निकालेंगे। मैंने कहा मेरे से बाई नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली पुअर टाइम प्लानिंग है इनकी, पुअर डे मैनेजमेंट है। तो और जब इतनी बड़ी जर्नी करने जा रहे हो, बेस्ट से बेस्ट कॉलेज जाना चाहते हो, तो टाइम भी नहीं दोगे इसके अंदर। टाइम तो देना ही पड़ेगा ना इसके अंदर, जो है टाइम देते नहीं है। ये बिल्कुल ठीक बताया कि फिजिक्स केमिस्ट्री में कम पढ़ के तुम कुछ तभी कर सकते हो। अब देखो मैं कम पढ़ा आपने, कम वर्कबुक के क्वेश्चन किए, कम टाइम में नोट्स रिवाइज कर ले, कुछ नंबर ले सकते हो। मैथ्स में नहीं ले पाओगे नंबर। मुन्ना, मैं ये बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ कि 45 मिनट लगाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ है मुन्ना भैया कि उन्होंने क्या करा है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में ज़्यादा टाइम लगाया। एग्जैक्टली। अब ज़्यादा टाइम क्यों लगा? क्योंकि उनकी फिजिक्स केमिस्ट्री की प्रैक्टिस भी कम है, क्योंकि टिप्स पे नहीं है चीजें टिप्स पे नहीं होती, तो एग्जाम में रिकॉल करने में टाइम ज्यादा लगता है। ढूंढने में आधा दिन ढूंढते रहते हो क्या सोल्यूशन, बाद में चलता है मेरे दिमाग में तो तुम याद करो तुम्हें क्या बताते थे हम। जो है मुन्ना भैया ने एक इंटरेस्टिंग वर्ड दे दिया आज हमें, कुभवन में डालने को कह दिया। ठीक है, तो कुभवन में जाते हैं बच्चे, डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है, तो एनालिसिस नहीं करते भी नंबर कम का कारण क्या है, और हम ये बता रहे होते हैं बच्चे को, सब टीचर बता रहे होते हैं। ये तो स्ट्रेस इज योर बिगेस्ट एनिमी इन दिस जर्नी। तो बच्चे नंबर नहीं आते, फिर उनको यही रहता है नंबर नहीं आ रहे हैं, पढ़ने में इंटरेस्ट कम हो रहा है और मुझे स्ट्रेस बहुत हो रहा है, तो मैं क्या करूं? स्ट्रेस का भी एक बड़ा धंधा चल रहा है। हाँ, मुझे लगता है उन्हें तुम्हारे जमाने में वर्ड था स्ट्रेस क्या। हाँ, मतलब स्ट्रेस होता है, लेकिन उसको मतलब 1-2 दिन कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है उसको मतलब यू हैव टू कम आउट ऑफ द स्ट्रेस एज सून एज पॉसिबल। मेरी अपनी 40 साल की जर्नी में है, ठीक है ना, भाई स्ट्रेस क्या है उससे लोग पूछते हैं, बच्चे पूछते हैं स्ट्रेस जो है जेई में वो तुम्हारे हिसाब से क्या है? मैं हम दोनों का हाइब्रिडाइजेशन ले लेना। मुझे करने को बहुत कुछ है, मेरे काफी सारे टास्क बचे हुए हैं, बैकलॉग है, इसे बैकलॉग और मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, राइट, बिकॉज ऑफ मे बी स्कूल एग्जाम, स्कूल स्टडीज, या पहले टाइम नहीं लगाया तो बैकलॉग इकट्ठा हो गया। ये जो अब वो समझ आता है कि जैसे ही वो सोचने पढ़ने के मूड बनाता है उतने में स्ट्रेस पहले हो जाता है, क्योंकि इतना सारा बोझा जो सर पे रखा हुआ है जो कंप्लीट करना है। स्ट्रेस बेसिकली जो सिचुएशन उसकी है उस टाइम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता। ये नहीं है कि उस सिचुएशन से निकलने के लिए संघर्ष करे, स्ट्रगल करे, रीप्लान करे, देखे मेरे से क्या गलती हुई है पिछले 1 महीने के अंदर जो है। तो वो क्या करता है बेसिकली, जो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होगी ना, वो जो स्टेट ऑफ माइंड बनेगी ना, उसको मुझे लगता है स्ट्रेस करता है। फिर वो स्केपिज्म बनना आना शुरू हो जाता है। मैं कह रहा था कि जो अपने को एक्सेप्ट नहीं करोगे, जो स्टेट के अंदर हो, जिस सिचुएशन में हो ना, मुझे लगता है वो चीज को स्ट्रेस कहते हैं। तुमने उसको और एक्सप्लेन कर दिया कि जो ये है कि बैकलॉग बना। अब बैकलॉग क्यों बना? क्योंकि इन्होंने प्रोक्रेस्टिनेट किया। अब मुझे याद है तुम्हारे टाइम में मुझे वर्ड का मतलब नहीं होता प्रोक्रेस्टिनेट क्यों कर रहे हैं जी? जो काम दिया हुआ है। अब देखो मुन्ना, हम लोगों ने कोचिंग इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, वहीं से बैठे हैं, हमने किसी को गन पॉइंट पे नहीं बुलाया कि भैया तू आ जाओ विद्या मंदिर, पेरेंट्स से गन रख दी होगी। आपने डिसीजन लिया, यंग एज ने जोश से डिसीजन लिया, अब उसके लिए तुम पढ़ाई नहीं कर रहे। मुझे समझ नहीं आ रहा ये काम को अपने करते क्यों बुरा नहीं है, जिस काम को बताया तुमने कि भाई 2 घंटे इस दिन पढ़ लो, जिस दिन कोचिंग है 12 घंटे उस दिन निकाल लो, जिस दिन कुछ भी नहीं है 5.5 घंटे निकाल लो। बाकी स्ट्रेस कुछ बच्चों को इसलिए भी होता है जब नंबर कम आते हैं, तो 2 ही रीज़न है, एक तो आपका बैकलॉग बहुत हो गया है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, या फिर आपके नंबर कम आ रहे हैं। अब स्ट्रेस तो ये है, उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज यू कीप ऑन wasting your time or maybe keep on delaying the things because of stress, और ये विशेष सर्कल बन जाएगा।
कि स्ट्रेस के चक्कर में पढ़ भी कम रहे हो, आप पढ़ कम रहे हो तो और बैकलॉग इकट्ठा हो रहा है, फिर और स्ट्रेस बढ़ना शुरू होगा। इवेंचुअली बहुत लोग तो इस चक्कर में ड्रॉप भी कर देते हैं, मेरे बस की नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस इतना बिल्ड कर लिया बिकॉज ऑफ योर बैकलॉग, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म इन एग्जाम, एंड दैट फिर स्ट्रेस विल लीड टू या फिर इतना तनाव आ जाता है। तो पहले तो ये समझना होगा कि स्ट्रेस है तो है, मतलब जो बैकलॉग है तो है, या नंबर नहीं आ रहे तो आ रहे हैं, स्ट्रेस नहीं लेना। तो मैं बताऊँ ना, विशेष सर्कल है। तुम कह रहे हो कि भी नंबर कम आते हैं तो बच्चा तनाव में जाता है, स्ट्रेस में जाता है। अब नंबर कम आना बड़ी खराब सी घटना होती है। क्यों? जो पेरेंट्स सुन रहे हैं, सबसे पहले पेरेंट नंबर में बड़े इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है ना। बच्चे को हम कितना भी समझा लें कि यू शुड एंजॉय योर स्टडी, कंसेप्टों को मजे लो, तो बात ही नंबर कम आ गए, ठीक है ना, अब नंबर कम आ गए, अभी तो बच्चा मॉक एग्जाम है। ये पेरेंट्स को भी दिखा देना क्लिप, जो बच्चे हैं कि पेरेंट्स क्या करते हैं, वे सीधा नंबर पूछते हैं। क्यों पूछते हैं नंबर 11th के बच्चों से कि 10th में आते हैं इनके 95-98% नंबर। अब यहाँ हम कह रहे होते हैं 50% भी अच्छे आ गए यार तेरे, 60% तो बल्ले बल्ले हो जाती है। तो पेरेंट्स को ये थोड़ा एक्सेप्ट नहीं हो पाता। तो थोड़े से क्या होते हैं, एक फैमिली फैक्टर से स्ट्रेस आता है। मैं बताता हूँ नंबर कम आने से, अभी पिछले 3 दिन से काउंसलिंग कर रहा हूँ, जिनके नंबर, ऐसे बच्चे पकड़े हैं जिनके नंबर 30 या 40 या 40% नीचे आ रहे हैं। तो उन्होंने सब ये मुझे बताया कि पेरेंट नंबर पूछते हैं। दूसरा, आप पे ऑलरेडी पीयर प्रेशर होता है कि यार इसके नंबर तो आगे, मेरे नहीं आए, ठीक है ना, उसकी क्वालिटी देखो, उसके नंबर क्यों आ गए। पेरेंट्स भी पूछते हैं, कंपेयर करते हैं, तो ये एक ना बड़ा खराब हो जाता है। अब मैं ये कह रहा हूँ, आपके नंबर कम आने का कारण ढूंढो। मैं बता रहा हूँ, 40 साल से मैं बता रहा हूँ, तुम भी सोच लो, विचाइज कर लो। ऑनलाइन में मुन्ना भैया बच्चों से पीटीएम वगैरह भी करते हैं, बात करते हैं। मुझे लगता है नंबर कम आने का जो कारण होता है 11th में, पहले 2 टेस्टों में नंबर कम आते हैं, ठीक है। जब शुरुआत होती है, जोश होता है, सब कुछ करते हैं, क्लास जाते हैं, करते हैं, उस टाइम पे ना वो 10th वाले मोड को स्विच ऑन रखते हैं कि एक दिन बड़ा नंबर आ जाएगा, 2 दिन बड़ा नंबर आ जाएगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ क्लास के अंदर, कंसेप्ट तो सभी टीचर अच्छे, ऐसे नहीं विद्या मंदिर सभी टीचर अच्छे से पढ़ा रहे होते हैं, तो वो घर जाके रिवाइज नहीं करते। सारी बातें वो रिपीट कर रहा हूँ, मुन्ना भैया ने जो बताया कि जो एक बार रिवीजन नहीं करते, 2 बार रिवीजन नहीं करते, ओवर कॉन्फिडेंट जिसे कहते हैं, बच्चों को जाते हैं। तो आपके गलत कर्मों की वजह से आपके नंबर कम आए, ठीक है। अब ये क्यों करा आपने? 11th के बच्चे को अभी बहुत टाइम है पूरा, और स्कूल बड़े इंपॉर्टेंट हो गए हैं। अब आपको अटेंडेंस ही मेंटेन करनी है, तो एक बता दो थोड़ा सा फार्मूला, ये कैसे कोप करना है स्कूल स्टडीज, स्कूल और कोचिंग इंडस्ट्री की स्टडीज को, या बीएमसी की स्टडीज को। तो वो तो अब लेके चलना ही पड़ेगा। अब ये है कि उसको मैनेज करना पड़ेगा आपको, एक्सक्यूज दे रहे हैं क्योंकि बच्चों को स्कूल के चक्कर में नंबर कम अटेंडेंस आ जो गए। है आपकी, वो स्कूल की एक हर एक की वो पब्लिश एक नंबर होता है कि आपकी 80% मिनिमम अटेंडेंस जो है, होती है। 70 मिनिमम अटेंडेंस जो आपको मेंटेन करनी है, 75 है, 75% है, 80% है, 85% है, 75 ही है। 75 ही होती है मोस्ट स्कूल में। एग्जैक्टली, तो 75 मतलब हो गया कि आप स्टिल हफ्ते में 1 दिन ऑफ ले सकते हो। बिल्कुल कैलकुलेशन कर लेंगे बच्चे हाँ, अपने आप 5 से। में से 4 है, 5 डे स्कूल है तो 40% 80% हो गया। तो वो 3 डेज हो गए जो हमने 2 दिन बोले थे शुरू में। हाँ, तो मैक्स हो सकता है कि 2 हफ्ते में 3 छुट्टियां भी ले सकते हो, 70% हो गया। हाँ। तो जो भी आपका अटेंडेंस की मिनिमम पॉलिसी है, उसके ऊपर अटेंडेंस मत मेंटेन करो। हाँ। क्योंकि अब ये नहीं है कि हम कोई स्कूल के अगेंस्ट हैं, लेकिन स्कूल की जो पढ़ाई है वो कोई डायरेक्ट आपकी जेई में हेल्प नहीं करती है। मतलब जेई की पढ़ाई स्कूल में हेल्प कर जाती है कि जेई में थ्योरी तो कर लेते हैं। हमारे यहाँ अपने एग्जाम में भी अच्छा कर रहे होते हैं, वो स्कूल में नंबर भी ले रहे होते हैं। क्योंकि मेन डिफरेंस तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का है। जिस तरह के प्रॉब्लम जेई में आते हैं वो ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, ज़्यादा आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ते हैं। स्कूल में कंपैरेटिवली उतने डिफिकल्ट नहीं होते, उतने ज़्यादा भी नहीं करने होते हैं। तो कहीं ना कहीं जितना टाइम, क्योंकि यहाँ पे बहुत आपसे सेल्फ स्टडी की एक्सपेक्टेशन है, तो अटेंडेंस को अपना मिनिमम है वहाँ तक रखना है, उसके ऊपर नहीं जाना। फिर आपको आगे आपका स्कूल का होमवर्क होता है। कुछ तो स्टूडेंट ऐसे होते हैं, वो कहते हैं स्कूल में कोई फ्री पीरियड होता है, वहीं हम थोड़ा निपटा लेते हैं स्कूल का। टॉप बच्चे ही करते हैं क्योंकि उनका टाइम मैनेजमेंट अच्छा है। हाँ। वो सोचते हैं स्कूल में जा रहे हैं तो किस तरह इसको टाइम को यूज कर लो, एग्जैक्टली वही कर लेते हैं। तो वो होमवर्क तो करना ही पड़ेगा, स्कूल का मेला है तो वो ऑफ कोर्स मिनिमम टाइम लगाना है। तो जो भी आपका वीकली स्टडी प्लान बनेगा तो उसमें मिनिमम टाइम स्कूल के होमवर्क करने में लगाना है और मिनिमम टाइम स्कूल जाना है। बाकी थर्ड है कि देखो, कुछ लोगों को पता नहीं क्या होता है कि स्कूल में एक वो रेपुटेशन सी बनी हुई है अच्छे नंबर लेने की, तो टीचर का इंप्रेशन और सेक्रीफाइस नहीं होना देना चाहते। उनको लगता है कि स्कूल के हर एग्जाम में मेरे 90 अब तक आए, 90% प्लस आते आए हैं, तो मैं 11th में भी 90% प्लस लूँ, तो मुझे उतनी पढ़ाई करनी पड़ती है। मैं बता रहा हूँ ये बच्चे अभी बीच में है 11th के एंड में आए थे नंबर, आ जाएंगे 11th। वही कोई केवल सिलेबस वीएमसी का या कोचिंग का सिलेबस अलग चल रहा होता है और आपका स्कूल का सिलेबस अलग चल रहा होता है, इसलिए भी आपको स्ट्रेस होता है स्कूल का। तो वो डोंट वरी अबाउट अगर नंबर कम भी आ रहे हैं स्कूल के एग्जाम में, क्योंकि उस नंबरों के कहीं काम नहीं आएंगे आपके इंजीनियरिंग में जर्नी के अंदर। वो तुम थोड़ा आगे के लिए बात करो
क्योंकि इस टाइम तो क्या हुआ है, जब हम बात कर रहे हैं ये, हाफिज एग्जाम तो इनके खत्म हो सबके गया। हाफिज एग्जाम हो गए, मोस्टली हो थोड़ा गए। कम पता होता है, नहीं हाफिज हाफिज एग्जाम हो एग्जाम पता ही, गए। सुबह ब्रेक और दिया मैं बता बच्चों दूं, को। जो विद्या मंदिर के स्टूडेंट हैं उनके लिए बताता हूँ हमने क्या किया हुआ है। हमने तो अपने अपने सारे जो अपना स्टडी मटेरियल में हमने एनसीईआरटी की चीज़ें डाल दी। फीस में शामिल भैया ने डेरिवेशन तक लिखवा दी है। कैन यू इमेजिन, तुम्हारे टाइम कभी नहीं होता, कोई याद होगा, डेरिवेशन भी डलवा दिए हैं। ठीक है, वर्कबुक होती है, उसके अंदर एग्जाम्पलर भी डाल दिया है, उसमें एक्सरसाइज डाल दी है एनसीईआरटी की, उनको बता भी दिया है कौन सी क्लास के बाद कौन सा एनसीईआरटी क्वेश्चन कर देते हो। सारा खेल ही आ रहा है। स्कूल में वही बच्चा परेशान है जो प्रोक्रेस्टिनेशन का किंग और क्वीन हो गया। पहले प्रिंस और प्रिंसेस ही बोलता हूँ मैं, थोड़ा इस तरह हंसी मजाक की लैंग्वेज में बात करता हूँ। स्कूल की भी पढ़ाई वो टाइम का प्रॉब्लम है, जो टाइम कम लगा रहा है, स्कूल का भी उसका बैकलॉग है, स्कूल भी बैकलॉग नहीं पढ़ रहा है वो। ये डबल बैकलॉग हो गया। तो वो इसको बैकलॉग है, बैकलॉग भी। डिस्ट्रैक्शन, मतलब इतनी डिस्ट्रैक्शन हो गई हैं, और डिस्ट्रैक्शन इज अगेन अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम। डिस्ट्रैक्शन में ले लेते हैं। स्कूल का पता क्या बैलेंस कैसे बनता है, ये रेगुलर स्टडीज करने वाला बच्चे को कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन जो सोचते हैं कि बस सैटरडे संडे ही पढ़ेंगे, पहले पढ़ना ही नहीं है, या कुछ बच्चे अभी उसी मोड में है, मैं बता रहा हूँ 4 टेस्ट हो चुके हैं विद्या मंदिर में इस टाइम, तो वो कहते हैं टेस्ट से 2 दिन पहले पढ़ेंगे, वो नहीं हो सकता। अब तक भी आप, मतलब आपका कोई नंबर ऑफ आवर्स की बात करें, नंबर ऑफ आवर्स हमने, वो कैसे आएंगे जब डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल करोगे अपनी। तो जो रिक्रिएशन टाइम है उसी में ही जो करना है। लेकिन जो अभी भी एडिक्शन हो चुकी है लोगों को, वैसे वो गेम एडिक्शन खेलने हो की गया अब तो है, इनको। या जो भी मतलब सोशल मीडिया है, टिपिकल डिस्ट्रैक्शंस यही हैं। अब वो स्टूडेंट से तुम्हारा बात जमाना करो, गया है, दोस्तों के साथ आउटिंग करते हैं, वो नहीं वो रहा। इतना तो अब नहीं आता, लोग अपने में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो मेनली तो ये अपने में नहीं जो करते, डिजिटल डिवाइसेज अपने में नहीं हैं, करते, इन डिवाइसेस में करते डिजिटल हैं। डिवाइसेज जो ठीक है, हैं, अपने में कह रहे हैं, डिजिटल चलो भी ठीक है, अपने का मतलब तो पढ़ाई है, अपने का मतलब तो फोन पढ़ाई है, टैबलेट है, गेमिंग डिवाइस है, लैपटॉप है, इसको ये बिल्कुल इनफाइनाइट टाइम ले जाते हैं। इंस्टाग्राम रील, जो भी मतलब ये आपकी नशा है डिस्ट्रैक्शन ना। है, तुम बता टीवी रहे थे अभी सीरीज 10th के हैं, बच्चों को स्पोर्ट्स के मैच हैं, कि 2-2 3 3 घंटे लगते रहते हैं। स्पोर्ट्स के मैच हैं भाई, ठीक है, कभी कोई बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है देख लिया। अब इतना टाइम स्पोर्ट्स का पूरे पूरे दिन आईपीएल और क्रिकेट देखने में मेरा लगाओगे। मतलब है, ना क्रिकेट खेलता हुआ आईपीएल देख रहा है, हाँ। ना वो फुटबॉल खेल रहा, और वो देख रहा है आपका जो है लिवरपूल का और मैनचेस्टर यूनाइटेड का, इंडियन भी नहीं होता। तो राइट, नहीं समझे। तो ये तो तुम बिल्कुल ये पता क्या बोलना, एस्केपिज्म के अलावा कुछ भी नहीं है मेरे दोस्तों। और वही लोग बच्चे बाद में जब टाइम वेस्ट करते हैं, कुछ लोग बाद में परेशान भी होते हैं, होते हैं फिर वो। यार मेरा टाइम वेस्ट हो गया, पहले से बिना मतलब आप कंट्रोल। साइकोलॉजिस्ट को 1000 रुपए घंटा देते हैं, परेशान होते हैं, पेरेंट्स तो परेशान time- होते हैं, घर का माहौल ही सारा बिगड़ जाता है। तो एक distract- छोटी सी गलती से, जैसे हम करें कि अगर एक दूध एक इस गिलास के अंदर में 1 ड्रॉप डाल दूं, मिल्क पड़ रहा हो, फट जाएगा। तो आप समझो एक छोटी सी लापरवाही से, आपकी चीजों से एक घर का सारा माहौल खराब हो जाता है। पेरेंट्स से चिकचिबाजी हो जाती है, स्कूल में अच्छा नहीं कर रहे, पीटीएम में जाते हैं, पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं, यहाँ कुछ हो नहीं रहे, तो एक कहाँ ब्रिलियंट बच्चा जिससे डिसीजन लिया कि आईटी की तैयारी करूँ, आईटी में जाऊँगा, तो वो थोड़े दिन बाद सोचता है यार कि मैं, वैसे पूछते हैं भैया जेईई मेंस का ही कुछ करा लो, जेईई मेंस की ये क्यों हो रहा है इतनी जल्दी, ये तो बात की बातें हैं। तो एक छोटी सी गलती, प्रोक्रेस्टिनेशन से शुरू हुई थी बात, बैकलॉग इकट्ठा हुआ, समझ रहे हो ना, उसका बहुत बड़ा मूल कारण तुमने निकाला कि डिस्ट्रैक्शंस, यानी क्या, सोशल मीडिया। तो उसमें देखो, जैसे अब जो आपको एडिक्शन हुई है, हम नहीं कह रहे हैं कि पूरा ही ख़त्म करो, जो बस ये ध्यान रखो जो आपका स्टडी प्लान में रिक्रिएशनल टाइम है, इतना करना शुरू कर दो कि यार अगर पूरा वीकेंड है या पूरा नो कोचिंग क्लास, नो स्कूल क्लास, 2 घंटे जो टाइम है जो करना है उसमें करो। और जब वीकडे है तो और स्कूल डे है तो और कम है वो अगर इतना ही कर लिया आपने कि अपने पढ़ाई के टाइम को अपनी डिस्ट्रैक्शन से अफेक्ट नहीं होने दिया, तो वही अपना में बड़ी सक्सेस है कि मेरा जो एंटरटेनमेंट का टाइम है उसी में जो करूँगा मैं तो एडवाइस करूंगा, तुम्हारी बात के अंदर ऐड कर रहा हूँ मैं, सॉरी, ठीक है ना, कि 1 हफ्ते का स्क्रीन टाइम नोट कर लो। हाँ, वो तो आता भी है ऐप पे आजकल, ऐप में आता है, हमें तो हाँ, पता ही नहीं, स्क्रीन टाइम आता है यूज करते हैं, कितने तो घंटे उसको का देख लो स्क्रीन कि टाइम था। इसको पाप है अगर उससे ज्यादा कर रहे हो। बिल्कुल। तो रिक्रिएशन जो भी अपना, जब अपना क्लॉक अलार्म ऑन कर दिया, रिक्रिएशन टाइम शुरू हो गया है, और फिर जब रिक्रिएशन टाइम खत्म हुआ तो नोट कर लिया, थोड़ा मॉर्निंग वॉक चले गए, योगा कर लिया, क्या ये रिक्रिएशनल नहीं, रिक्रिएशन अगर रिलैक्स मिल रहा है किसी को, जबरदस्ती कोई पेरेंट से कहने पे जा रहा है तो फिर जाके फायदा देखें नहीं है। हाँ, भाई, एंटरटेनमेंट चाहिए, एंजॉय चाहिए, आधे घंटे कोई म्यूजिक देख लो, अरे कोई आप टीवी पे चला दो, कोई अपने गानों की वीडियो चला दो, ठीक है जी। मैं कह रहा हूँ बेस्ट है ये एनिमेटेड मूवीज होती है, मैं कुंग फू पांडा 30-30 बार देख चुका हूँ, ठीक है, लॉयन किंग आती है, इतनी है मेरे को नाम टॉयज आती है, तो इससे क्या होता है, मिजाज अच्छा होता है। वो कॉमेडी शो देख लो, कुछ देख लो, 30-25 मिनट खत्म होता है, एड वेड फ्री करके देख लो, तो ये भी तो रिक्रिएशन है ना, बार बार एक ही वीडियो देखते रहना, उंगली को चलाते रहना, ठीक है, ये माइंड को डल कर देता है। बैकलॉग पे भी बात कर लेते हैं। हाँ, कि बच्चे तो जो बन गया, हमने बन गया वो तो हो गया, हाँ। अब इसको कैसे ओवरकम करना है, ये देखो, बैकलॉग जो बच्चों को बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मेरा बैकलॉग है मैं कैसे कवर बताऊं, बैकलॉग सिंपली क्रिएट्स अ डीमोटिवेटेड माइंड। बिल्कुल,
क्योंकि इसलिए बैकलॉग वो है, नहीं कर स्ट्रेस पाते। रहता है, मेरा बैकलॉग नहीं कवर होगा तो अगले टेस्ट में नंबर भी नहीं आएंगे क्योंकि वो टॉपिक आपने कवर नहीं किया है। तो बैकलॉग में देखो सारा तो कोई ऐसा मैजिक नहीं है कि जितना भी किसी का 1 चैप्टर का बैकलॉग है, 2 का है, 3 का है, 4 का है, 5 का है, जितना ज़्यादा बैकलॉग उतना ही टाइम लगेगा कवर करने में। तो ये पहले कोई ऐसा कोई वो मत बनाना माइंडसेट कि मेरे को कोई ऐसा फॉर्मूला मिल जाए जिससे मेरा कुछ हफ्ते में सारा बैकलॉग खत्म हो जाए, वो नहीं हो सकता। तो स्टेप बाय स्टेप चलना होता है बैकलॉग खत्म करने के लिए। हम तो तो कहते आपका हैं 1 घंटा सिर्फ बैकलॉग के लिए रख लो। हाँ वो रख लो, पर जनरली तो ये होना चाहिए। देखो मान लो जो भी आप कोचिंग में पढ़ रहे हैं, वीएमसी में है, नॉन वीएमसी में है, तो अगला जो मॉक टेस्ट होगा उसका उसके हिसाब से एक चलो, एक महीने पहले सिलेबस मालूम होता है। तो उसमें जो टॉपिक्स हैं उनको आपने कवर करना है। अगर उसमें से कोई बैकलॉग हो उसको पढ़ो। एक तो करंट टॉपिक चल रहा है, फर्स्ट प्रायोरिटी करंट टॉपिक है, जो करंट टॉपिक फिर तो बैकलॉग बन जाएगा, फिर फिर बैकलॉग बन जाएगा। करंट टॉपिक में जो भी क्लास नोट्स हैं, जो भी टीचर का होमवर्क है, वो जरूर फर्स्ट प्रायोरिटी। फिर उसके बाद अपना जो टेस्ट, जो अगला मॉक टेस्ट है उसका सिलेबस है, अगर वो बैकलॉग में है तो उसको कवर करो। Exactly. सारा नहीं करोगे, सिस्टमेटिक चलोगे। सेकंड प्रायोरिटी आपका बैकलॉग अगर है, जो सिलेबस है, अगर किसी का वो भी नहीं है, थर्ड प्रायोरिटी अगर टाइम बचा हुआ है तो फिर एक टॉपिक, एक एक सब्जेक्ट में एक एक टॉपिक ले लिया। मैथ के टाइम में मैथ, और फिजिक्स के टाइम में फिजिक्स, केमिस्ट्री में केमिस्ट्री। ये नहीं कि सब कुछ एक टॉपिक आपने पिक कर लिया और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा टाइम उस पर लगाते रहे। जितना भी एक्स्ट्रा टाइम बचा, प्रायोरिटी 1 कर ली, प्रायोरिटी 2 कर ली, प्रायोरिटी 3 में जितना टाइम बचता है जब भी हो पाएगा एक टॉपिक लेके थोड़ा करो। एनर्जी लेवल हाई होगा, तो डीमोटिवेशन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। नेवर गेट डीमोटिवेटेड Yeah. ड्यूरिंग दिस जर्नी ऑफ और न कोई ऐसा प्लान मत ढूंढना कि फटाफट कवर हो जाए और मतलब बार बार उसको सोच सोच के एक्सक्यूज बन जाता है कि मेरा मेरा बैकलॉग है इसलिए मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा। वो माइंड गेम खेलना शुरू कर देगा। और एक चीज़ और भी है, जब आपका हर कोचिंग में जब आपका एग्ज़ाम होता है 11th का मार्च के अंदर, मोस्ट ऑफ द कोचिंग वहाँ पे ब्रेक देते हैं क्योंकि स्कूल के एग्जाम पे फोकस कर लो भाई, 11th खत्म हो रहा है, कहीं ना 11th में फेल कर जाओ, सब देना। 2 to 4 वीक्स का, 4 to 6 वीक्स भी ब्रेक होता है, तो वो 2 to 4 ही 4 होता है। तो वो मतलब उस टाइम पे भी कुछ आप बैकलॉग कवर कर सकते हो कि स्कूल की तो पढ़ाई पैनिक अगर होने की आपने जरूरत नहीं है। पैनिक होने की जरूरत नहीं है। स्कूल की पढ़ाई तो वही, जब आपका 11th का सिलेबस कोचिंग में खत्म हो गया तो स्कूल की तैयारी तो हो ही जाती है उसमें नेचुरल। तो वो फिर आप टाइम भी अपना कम से कम आपके 2-2 3-3 चैप्टर हर सब्जेक्ट पे वहाँ भी आप कवर कर सकते हो। तो पैनिक नहीं होना बैकलॉग से, उसको बड़ी स्ट्रेटेजिकली मैनेज करना है आपने कि जो मैंने प्रायोरिटीज़ बताई हैं उसके हिसाब से सिस्टमेटिक वे में कवर करो। और कभी भी उससे हाय तौबा मत करो कि मेरा बैकलॉग है, हो जाएगा, ऐसी चिंता मत करो। हाँ, लेकिन एक्शन जरूर लेना है कि धीरे 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 उसमें से आप कम कर उसको बढ़ाना नहीं है। तो हमेशा नो न्यू बैकलॉग सबसे पहले आपने नोट कर, नो न्यू बैकलॉग। पुराना तो होगा ही नहीं कि पुराना साफ कर रहे हो और नीचे फिर कूड़ा इकट्ठा कर रहे हो, तो फिर खत्म ही नहीं होगा बैकलॉग को कम से कम जान तो लो क्या क्या टॉपिक बच रहे हैं। हाँ, तो बेसिकली ये तो कहूंगा कि अब कम से कम 2 हफ्ते में बैठ जाया करो, क्या क्या रह गया है वो लिस्ट बन जाएगी, लेवल पेन से बना लो। मेरे ख्याल में 11th के बच्चों की सब प्रॉब्लम ये नहीं है, तो हम तो सिर्फ ये कहेंगे बेटा एक और चीज बताया तो अपने एक्सपीरियंस से, जो हुआ सो हुआ। उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो अभी थोड़ा सा मतलब परेशान चल रहे हैं, लेकिन उनको रोना पिटना नहीं है, मातम नहीं मनाना है उनके लिए। ठीक है, गलती हो गई सो हो गई, लेकिन एक कहावत हमारे पिताजी कहते थे हमेशा कि सुबह का भूला शाम को घर वापिस आया तो भूला नहीं कहते। और गलती करना इज ह्यूमन, बट सेम गलती रिपीट करना इज ए फुलिशनेस। ठीक है, वरना भैया बहुत थैंक यू आपका जो है। ठीक है, आई होप बेटा ये थोड़ा सा हमारा टॉक एनलाइटिंग करेगी आपको। एनलाइटिंग का मतलब है कि आपकी जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनसे क्रॉस करने में हेल्प करेगी। सबसे प्रार्थना करते हैं माँ दुर्गा से, माँ सरस्वती से, हमारे बच्चों को बुद्धि दे, सुबुद्धि दे। ठीक है ना, और आप अपने जो मिशन को लेके चले हो उस मिशन में आपको टॉम क्रूज बना दे। ठीक है ना, तो आज हम अर्जुन का एग्जाम्पल नहीं दे सकते तो हम टॉम क्रूज का एग्जाम्पल देते हैं। टॉम क्रूज मेक्स मिशन इम्पॉसिबल को हमेशा पॉसिबल इन द एंड। इन शब्दों के साथ आपका थैंक यू मन भैया। ठीक है जी, फिर कभी आगे बात करेंगे जब आप 12th में आओ।